आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप बताइए कि अगर एक कंपनी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पता चलता है कि कंपनी का जो सेल्स है, रेवेन्यू है, पिछले साल के कंपैरेटिवली 50% डाउन है। कंपनी का जो प्रॉफिट है, सॉरी, प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी का जो लॉस है उसकी बात करें तो कंपनी का लॉस 30% से बढ़ चुका है और साथ ही सेल्स यूनिट्स भी 50% डाउन है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे टाइम में उस शेयर प्राइस की मूवमेंट क्या होनी चाहिए? शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, अगर कंपनी का हर एक मैट्रिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑफ कोर्स कंपनी की शेयर प्राइस गिरनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसके शेयर प्राइस सब नंबर्स के बावजूद भी कम नहीं हुई है, उल्टी बढ़ी है और ऐसी वैसी बढ़ी नहीं है, एक दिन में 17% से बढ़ी है। मैं बात करूं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की। हाँ, वही कंपनी जो हर हफ्ते न्यूज में आती है और जिसका मैनेजमेंट भी लगभग हर हफ्ते न्यूज में रहता है। तो सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ? हर नंबर लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली डाउन है और ऐसे वैसे डाउन नहीं है, 50% से डाउन है। और पिछले एक साल में इसी खराब परफॉर्मेंस के चलते इनकी शेयर प्राइस भी ऑल टाइम हाई से 70% गिर चुकी थी। तो फिर शेयर प्राइस एक ही दिन में 17% कैसे बढ़ी जैसे इनका Q1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ? मैं खुद शॉक में था। सुबह सुबह देखा तो न्यूज़ में आया कि ओला के जो नंबर से डाउन है वगैरह, वो तो नॉर्मली चल ही रहा है। तो लेकिन जैसे मैंने देखा कि शेयर प्राइस 17% से बढ़ गई है, मैं खुद हिल गया। मैंने बोला ये क्या चल रहा है? फिर मैं और मेरी टीम मॉर्निंग में बैठे और क्वार्टरली रिजल्ट्स, सेल्स नंबर्स, कॉन कॉल्स, सारी चीज़ें हमने छान मारी। तो उसके बाद पता चला कि असली गेम क्या हुआ है। और रिसर्च में ऐसे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली जिसके बाद हमें लगा कि इस पर एक लॉन्ग वीडियो जरूर बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको ये समझ में आएगा कि ये शेयर प्राइस पहले तो क्यों बढ़ी है इतनी ज़्यादा। नंबर 2, क्या ओला का कमबैक होने वाला है आफ्टर दिस रिजल्ट्स। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों न्यूज की हेडलाइंस को आपको सच नहीं मानना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो है, सब्सक्राइब करते नहीं है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप बेल बटन भी दबाइए। और साथ ही हमने रिसेंटली हमारी यूट्यूब कम्युनिटी स्टार्ट की है जिसे आप सब्सक्राइब बटन के बाजू के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। 3 डिफरेंट ऑप्शन है उसमें, तीनों के तीनों बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है तो हमारी मेंबरशिप को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत जबरदस्त फीडबैक वहां पर हमें मिल रहे हैं। जैसे हमने ओला पर रिसर्च शुरू किया तो इनका जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो हमने शुरुआत में चेक करना शुरू किया। तो देखिए, एक चीज तो हमें क्लियरली वहां पर पता चली कि जो कंपनी के नंबर्स है, रेवेन्यू नंबर्स, वो ईयर ऑन ईयर 50% से डाउन है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो मार्च क्वार्टर के कंपैरेटिवली जून क्वार्टर में इनका जो सेल्स है वो बढ़ा है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर क्यों बढ़ा है, कुछ तो हुआ होगा। और फिर हम डिटेल में जाने लगे कि इनके जो स्कूटर्स उनका सेल्स बढ़ा होगा, वही से ये नंबर आया होगा बढ़ा हुआ। जो स्कूटर सेल्स है इनका जनवरी फरवरी मार्च में टोटल मिला के इन्होंने 72,765 यूनिट्स बेचे थे। और वही अगर अप्रैल मई जून इन 3 महीनों की सेल देखी जाए, जो कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि इनका रेवेन्यू वहाँ से बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। ये जो अप्रैल मई जून है तीनों का मिला के 58,398 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, यानी कि मार्च क्वार्टर के कंपैरेटिवली क्लोज टू 20% का फॉल है ये। तो क्लियरली आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% गिरा है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर 611 करोड़ से 828 करोड़ हुआ है, जो कि 36% से बढ़ा है। अब ऐसा कैसे हुआ भाई, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो इसे चेक करने के लिए हमने और थोड़ा डीप में जाना शुरू किया। तो आपको शायद याद होगा कि फरवरी मंथ में इन्होंने 25,000 स्कूटर्स सोल्ड की थी, पर वाहन पोर्टल पर सिर्फ 8,600 ही सेल्स हुए थे। यानी इनका ये कहना था कि वाहन पोर्टल पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। वहीं पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था कि ओला इज शोइंग द फेक नंबर्स एंड ऑल। वो फरवरी का किस्सा शायद आपको याद होगा। तो जब हमने जून क्वार्टर के रिजल्ट की रिपोर्ट देखी तो पता चला कि इन्होंने पॉइंट नंबर 9 में ये एडमिट किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कि जो 25,000 यूनिट्स इन्होंने प्रेस रिलीज में बोला था फरवरी मंथ में इन्होंने बेचे हैं, वो टोटल नंबर नहीं थे, वो एग्जैक्ट सेल्स नहीं था, वो बस इनके बुकिंग के नंबर थे और ये खुद कंपनी ने एडमिट कर दिया है। तो ये जो 25,000 का नंबर है, इसे अगर हम हटा दें तो मार्च क्वार्टर में इनका जो स्कूटर का सेल था वो 56,365 यूनिट्स का था और अप्रैल टू जून का जो सेल आता है वो 58,398 यूनिट्स का है। यानी कि थोड़ी सी 4 to 5% की ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सवाल अभी भी वही का वही है कि 4 to 5% से अगर स्कूटर की यूनिट्स बेचे गए ज़्यादा, लेकिन रेवेन्यू तो यहाँ पर 36% से बढ़ा है, तो वो कहाँ से आया? तो वो चीज़ हमें यहाँ पर पता चले कि जो 80% स्कूटर्स इन्होंने बेची है जून क्वार्टर में, वो इनके जेन 3 मॉडल्स थे। और ये जो जेन 3 स्कूटर्स इनकी हैं, ये ऑन एन एवरेज 20 to 25% कॉस्टली है। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स अमाउंट इसलिए बढ़ी है क्योंकि इनकी स्कूटर की प्राइसेस बढ़ी है, वहाँ से इनका रेवेन्यू बढ़ गया, ना कि इसलिए कि इन्होंने ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं। क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, वो अभी भी 19-20% के करीब ही है, जो 1-1.5 साल पहले 40% के करीब हुआ करता था। और जहाँ पर ओला 1-1.5 साल पहले पहले पायदान पर रहा करता था, अभी वो आ गया है तीसरे पायदान पर। नंबर 1 पर अब आ गया है टीवीएस, नंबर 2 पर है बजाज और नंबर 3 पर ओला।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ। आफ्टर 1.5 years ऑफ हार्ड वर्क, फिनोशंस अकेडमी इज फाइनली लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट। जैसे कि हमें पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिकल शुरुआत मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने की, जिसे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिखाते थे। इनफैक्ट वॉरेन बफेट और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी है। लेकिन इंडिया में अगर देखें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एवेन्यू अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए फिनोशंस अकेडमी ने डिसाइड किया कि एक इंडिया स्पेसिफिक वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट लॉन्च किया जाए। अगर मैं प्रोग्राम के हाइलाइट्स की बात करूं तो ये 12 वीक लॉन्ग ऑनलाइन प्रोग्राम है जो वीकेंड्स में कंडक्ट होगा, ताकि प्रोफेशनल भी बड़े आसानी से इसे अटेंड कर पाए। इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की वो 7 स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी, जिसकी मदद से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स को ढूंढना सीख जाएंगे। तीसरी चीज, ये प्रोग्राम केस स्टडी बेस्ड लर्निंग अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि 100% प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है, जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। प्लस लाइव Q&A सेशंस यहाँ पर होंगे, जहाँ पर आप अपनी डाउट्स मुझे और बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो पहला सवाल ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट किन के लिए है। तो मैं बता दूं, एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स जो जेन्युइनली अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी काफी वैल्यूएबल है, स्पेशली दोज जिन्हें इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर इन जैसी चीजों में अपना करियर बनाना है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हो। अगर आप इंजीनियरिंग या आर्ट बैकग्राउंड से भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आप बेझिझक इस कोहॉर्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। तो अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को लेकर सीरियस हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके मेरा 40 मिनट का काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में इस कोहॉर्ट की सारी जानकारी आपको दी है। प्लस वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। तो अगर आप आने वाले 3 महीनों में अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द सेशन। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू की जो मिस्ट्री है वो तो सॉल्व हो गई, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% से कम हुए हैं। अब कैसे कम हुए वो हमने खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को कंपनी से हटा दिया है, निकाल दिया है। जैसे कि मार्च मंथ में ये न्यूज आई थी कि इन्होंने 1000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। फिर मल्टीपल न्यूज आती है कि फिर इन्होंने 500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। तो मुझे ये लगा कि शायद यही इनकी मेन कॉस्ट कटिंग होगी। तो मैंने एक चीज़ को कंपेयर करके देखा कि इनके जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो मार्च क्वार्टर में कितने थे, तो 99 करोड़ थे। जून क्वार्टर में कितने, तो 89 करोड़ है। तो कुछ हद तक कम हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट आप ले ऑफ पर नहीं दे सकते इनकी कॉस्ट कटिंग का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो वो यहाँ पर बढ़े हैं, 350 करोड़ से वो हो गए 441 करोड़। तो सवाल आता है कि एक्सपेंसेस फिर कम कैसे हुए। तभी मेरा ध्यान गया इस हेडिंग पर, जहां पर सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग हुआ है, और ये जो हेडिंग है वो है अदर एक्सपेंसेस। लास्ट क्वार्टर में वो 680 करोड़ थे और इस क्वार्टर में वो है 362 करोड़, यानी यहाँ पर अराउंड 47% का ड्रॉप दिखाई दिया। और यही रीजन था कि इनके ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस 25% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए, जिससे उनका लॉस भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50% कम हो गया। जहां पर मार्च क्वार्टर में क्लोज टू 800 करोड़ का लॉस था, अब ये 428 करोड़ पर आ गए हैं। अभी जो अदर एक्सपेंसेस है जो इन्होंने कम किए, वो भी देखना बनता है कि एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पर क्या कम किया। तो उसके लिए हमने सारी डिटेल्स देखी, लेकिन कहीं पर भी इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी सेगमेंट बाय सेगमेंट के अदर एक्सपेंसेस में कहाँ पर इन्होंने कटौती की। फिर लास्ट ऑप्शन वही था कि भाई इनकी कॉन कॉल सुनो। तो कॉन्फ्रेंस कॉल इनकी सुनी तो वहां पर मुझे पता चला कि इन्होंने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट लक्ष्य। अभी जो लक्ष्य है ये इनका एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें कॉस्ट कटिंग इनके टारगेट पर है, क्योंकि ये जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। और उसी प्रोजेक्ट की मदद से इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हुआ है अराउंड 70 करोड़ से। इसके अलावा इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि उनका जो वारंटी क्लेम कॉस्ट है वो भी कम हुआ है। अब देखिए यहाँ से वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आपको समझने वाला है कि एग्जैक्टली इनके एक्सपेंसेस और ज़्यादा कम क्यों हुए। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल से हमें वो आइडिया मिल गई फिर कि देखिए पहले क्या होता था, तो इनका जो जेन 1 और जेन 2 मॉडल्स है, शुरुआत के 2 मॉडल्स, उसमें बहुत फॉल्ट थे। किसी में आग लग रही है, किसी में कुछ हो रही है, तो बहुत सारे लोग रिपेयर करने जाते थे वहाँ पर, वारंटी क्लेम्स ले लो, ये ले लो, इसी में कंपनी का पैसा जा रहा था। और एक चीज़ जो आपको दिमाग को हिला देगी और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, वो ये है कि इनके जो जनरेशन 1 और जनरेशन 2 मॉडल्स हैं, इनका जो वारंटी पीरियड है वो अब खत्म होने वाला है। इनफैक्ट 70% जनरेशन 1 और जनरेशन 2 मॉडल्स का वारंटी पीरियड खत्म हुआ है। तो यहाँ से आगे कुछ खराब भी होता है तो दे विल हैव टू पे सेपरेटली। देखिए जनरली ओला ने अपनी जो जनरेशन 1 मॉडल है इनका, उस पर 3 ईयर की वारंटी दी थी, 3 ईयर और 40,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा। और आने वाले 1 साल में ये जो जनरेशन 1 है, इसकी पूरी जो बाकी 30% भी बचे हैं वो भी वारंटीज खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पर अदर एक्सपेंसेस इनके कम हो जाएंगे। और प्लस इनका जो जनरेशन 3 मॉडल है वो कम फॉल्टी है कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स, तो वहाँ से भी इनके वारंटी क्लेम्स मुझे लगता है कम होने चाहिए। तो आप में से जिन्होंने इनके जनरेशन 1 मॉडल खरीद लिए हैं, तो उसमें अगर आग वाग लगती है, कुछ हो गया है, तो वारंटी पीरियड आपका खत्म हो रहा है, तो उसके बाद कंपनी आपको भरपाई नहीं देगी। तो ये भी चीज़ आप समझ लीजिए, जो भी खर्चे आएंगे आपको खुद करने पड़ेंगे। आपका वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद ओला आपको नहीं जानती। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनका पिछले क्वार्टर के कंपेरेटिवली रेवेन्यू बढ़ा है।
और फिर एक्सपेंसेस भी थोड़े कम हुए हैं। और अगर आप क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो पॉइंट नंबर 5 में आप देख पाएंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो तो अभी भी 143 करोड़ निगेटिव में है। और पॉइंट नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को 1700 करोड़ रुपीज़ रेज करने का अप्रूवल मिला है बोर्ड से इन मई 2025। ये किस चीज़ के लिए फंड रेज कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया, कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं था। अब देखिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें और दिखाऊंगा जिससे आप और शॉक हो जाएंगे। देखिए एक तरफ तो ये पैसे रेज करने की बात कर रहे हैं, अप्रूवल लिए जा रहे हैं, और आपने भावेश अग्रवाल को मल्टीपल ओकेजन्स पर देखा होगा सेल डेवलप करने की बात करते हुए, भारत सेल जिसे ये नाम दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को जब हमने एक्सप्लोर किया तो और भी बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आई, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इस टेबल को ओला ने IPO से 5200 करोड़ रेज किए थे, जिसमें ये सेल डेवलप करने के लिए 1200 करोड़ के लगभग यूज़ करने वाले थे। गेस कीजिए इन्होंने इसमें से कितनी अमाउंट सेल डेवलप करने के लिए यूज़ की है। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है 1 रुपया भी नहीं। पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो अनयूटिलाइज पड़ा है। और इस रिपोर्ट में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ओला भी आज वही कर रही है जो जोमेटो कर रहा है। सब कुछ मिलाकर IPO से इन्होंने अराउंड 5200 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे, उसमें से आधे ही इन्होंने यूटिलाइज किए हैं। इन 5200 करोड़ में से करीब 2500 करोड़ रुपए आज भी FD में पड़े हैं। और इस 5200 करोड़ रुपीज़ में से ओला का IPO आते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उसमें से 2500 करोड़ रुपीज़ आज भी FD में पड़े हैं, फिक्स डिपॉजिट में। अब ये FD से कितना इंटरेस्ट आ रहा है ये तो मुझे रिपोर्ट में नहीं मिला। इसके अलावा थोड़ा और हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि भावेश अग्रवाल एक AI कंपनी पर भी अभी काम कर रहे हैं जिसका नाम है कृत्रिम AI लैब्स। और भावेश अग्रवाल की माने तो क्लोज टू 10,000 करोड़ रुपीज़ अगले 1 साल में वो कृत्रिम AI लैब्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जहाँ तक बात हमने पहले भी एक बार छेड़ी थी कि भावेश अग्रवाल की बात करें तो इनका जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा कम है। पहले ओला जो अपना कैब था वहाँ से ओला इलेक्ट्रिक पर आ गए, ओला उसके बीच भी और 1-2 जगह उन्होंने फोकस बढ़ाया था अपना, अभी AI की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे चले जाते हैं पीछे वाली चीज़ें छूटती चली जाती हैं। ये अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कोई भी बिजनेस हो, फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखते इस बार ओला इलेक्ट्रिक को किस तरह से वो टर्न अराउंड करते हैं। तो कंक्लूजन्स में अगर कहूँ कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ी है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए ओला पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही थी और अब अचानक वो थोड़ा कम ख़राब परफॉर्म कर रही है, तो अचानक सबके हाईलाइट में वो आ गई क्योंकि शायद शेयर होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कंपनी थोड़ा कम ख़राब परफॉर्म करे और थोड़ा इंप्रूव भी करे। और पिछले 1-1.5 साल में देखें तो हर एक न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड निगेटिव ही है। यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, वो भी उतनी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है कि 17% से शेयर प्राइस बढ़ जाए। लेकिन वही है कि जब आपको किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस ही ना हो और वहाँ से कुछ भी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है तो यू गेट शॉक्ड, यू गेट इम्प्रेस्ड। वहीं पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो सेल्स वगैरह में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उल्टा जो TVS और बजाज है दे आर डूइंग रियली वेल, वो फटाफट मार्केट कैप्चर करने में लगे हैं और धीरे धीरे ओला से और भी है, धीरे धीरे मार्केट शेयर कम ही होता जा रहा है। एक्सपेंसेस यहाँ पर थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि पुरानी जो बाइक्स हैं उनकी वारंटीज खत्म हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। इनकी अभी बाइक्स भी मार्केट में आई है, अगले क्वार्टर तक हमें थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल में पता चलेगा किस तरह का सेल वहाँ पर आता है। तो टू बी फ्रैंक मैं भी चाहता हूँ कि कंपनी टर्न अराउंड हो क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इस पर लगा है। कुछ लोगों ने 100-120 रुपये के शेयर प्राइस पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और अभी 50 रुपीज़ के आसपास स्टक हुए हैं। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कंपनी टर्न अराउंड हो। लेकिन फिलहाल अगर मेरी बात करें तो मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भावेश अग्रवाल ट्विटर पर अलग अलग लोगों से लड़ते हुए नहीं दिख रहे आजकल, और आशा करती है कि ओला पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने में और उसमें इन्वेस्ट करने में। और जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। इस कोहॉर्ट के एडमिशन की बस आखिरी 5 दिन बाकी है और उसके बाद करंट प्राइस पर आपको ये कोहॉर्ट बाद में कभी नहीं मिलेगा। तो डू चेक इट आउट अगर आप अपने आप को एक वैल्यू इन्वेस्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो। और जाते जाते ज्वाइन बटन भी चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।